सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि आपकी वर्क 2 की एग्ज़ाम्स 20 मार्च को होने वाली है और आपको इसकी प्रेपरेशन तेज़ी कर देनी चाहिए क्योंकि आपके पास बहुत ही कम दिन बचे हैं। वेरी शॉर्ट स्पान ऑफ टाइम यू हैव, सो इंटेंसिफाई योर प्रेपरेशन। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इंडियन व्यूअर्स बाय सजनी नायडू, है ना। सजनी नायडू के द्वारा लिखी गई पोएम इंडियन व्यूअर्स आज हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो पोएम पढ़ने का टाइम हमारे पास कम है, इसलिए हम शॉर्ट में समरी रीड करने के बाद आपको मैं एमसीक्यूज करवा दूंगा और इसी तरीके से आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाता है। Sajnu Naidu's poem Indian Weavers is a short yet symbolic poem that describes the life and work of Indian weavers in 3 stages. तो सजनू नायडू के द्वारा लिखी गई पोएम इंडियन व्यूवर्स एक शॉर्ट पोएम है ना। 3 स्टेजेस में डिवाइड की गई है और ये पूरी पोएम है वो सिम्बॉलिक है ना। सिम्बॉलिक पोएम है जिसमें लाइफ एंड वर्क ऑफ इंडियन व्यूवर्स को डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, उनके जीवन और काम को डिस्क्राइब किया है 3 स्टेजेस में, मेटाफरिकली रिप्रेजेंटिंग द साइकिल ऑफ ह्यूमन लाइफ। ठीक है, तो 3 स्टेज में कैसे डिवाइड किया गया है, जैसे कि ह्यूमन लाइफ की जो साइकिल है ना, यानी कि वो प्रक्रम है उसको, है ना। वो 3 स्टेजेस क्या है, सबसे पहले बर्थ होता है यानी कि जन्म होता है, दूसरी स्टेज यूथ है यानी कि जवानी है, और तीसरी स्टेज जो है वो मृत्यु यानी कि डेथ है। तो फर्स्ट स्टेज में आपको देखने को मिलेगा कि वो मॉर्निंग को रिलेट करते हैं बर्थ से, है ना, यानी कि जन्म से, है ना। तो देखो यहाँ पे वीवर्स जो हैं, जो कपड़े बुनने वाले हैं, वो वीव करते हैं, बुनते हैं। क्या बुनते हैं? ब्राइट ब्लू क्लॉथ, है नी, चमकीला नीला कलर का एक कपड़ा। ठीक है, जो क्या सिंबलाइज, क्या संकेत देता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये पूरी पोएम सिंबॉलिक बेस्ड है ना। इसमें सिंबल्स का यूज़ किया गया है ना। वो कपड़ा कौन सा सिंबल है? ब्राइट ब्लू क्लॉथ है ना, चमकीला नीला चमकीला कपड़ा। ठीक है, जो क्या दर्शाता है? जॉय एंड फ्रेशनेस ऑफ अ न्यू बॉर्न लाइफ। ठीक है, जो सबसे पहले जो जन्मता है बच्चा, है ना, छोटा नवजात बच्चा होता है ना, नवजात शिशु जो होता है वो उसमें एक ताजगी होती है, कुछ सीखने का ललक होती है ना, और पूरा जॉय से भरा रहता है क्योंकि हर बार उसे कुछ नया चीज़ दिखता है और नई चीज़ सीखने को तत्पर रहता है। ठीक है, द ब्लू कलर रिसेंबल्स द स्काई रिफ्लेक्टिंग इनोसेंस एंड होप। जो ब्लू कलर है वो किससे कंपैरिजन किया गया है? जैसे स्काई है, स्काई का कलर जो होता है ना ब्लू कलर, ठीक है, जो क्या दर्शाता है? इनोसेंस एंड होप, है ना, मासूमियत और उम्मीद से भरा। ठीक है, यहाँ पे ब्लू कलर को, है ना, मासूमियत और उम्मीद से भरा हुआ बताया गया है। तो फर्स्ट स्टेज के अंदर अंदर आपको क्या दिखने को मिलता है, क्या पढ़ने को सीखने को मिलता है? जो मॉर्निंग है उसको बर्थ यानी कि है ना, जन्म से रिलेट किया गया है। सेकंड स्टेजेस में आपको पढ़ने को मिलेगा आफ्टरनून। ठीक है, आप आफ्टरनून की बात की है, जो आफ्टरनून को रिलेट किया गया है यूथ एंड लव से। ठीक है, यानी कि जवानी से, जिसमें जवानी में बहुत सारा व्हाट लव जो होता है ना, वी जस्ट गेट मैरिड एंड ऑल। ठीक है, हम शादी करते हैं, मैरिज करते हैं यूथ में, है ना, जवानी में। उसी को लेकर पोएट ने इसके बारे में सेकंड स्टेज में बात की गई है ना। सेकंड स्टेज में दे वीव अ वाइब्रेंट पर्पल एंड ग्रीन गारमेंट सिंबलाइजिंग यूथ, पैशन एंड लव, पॉसिबली फॉर अ ब्राइट वेडिंग ड्रेस, है ना। तो ध्यान लगाना, यहाँ पे जो वर्कर्स हैं वो वीव कर रहे हैं यानी बुन रहे हैं कि वाइब्रेंट पर्पल ग्रीन गारमेंट। ठीक है, तड़क भड़क जो पर्पल कलर है, ग्रीन कलर है, गारमेंट को, है ना, क्या किया जा रहा है? बुना जा रहा है ना, जो क्या दर्शाता है? यूथ, जवानी, पैशन, जुनून एंड लव, है ना, पॉसिबली फॉर अ ब्राइड्स वेडिंग ड्रेस। और ये जो कपड़ा बुना जा रहा है किसके लिए क्या बुना जा रहा है? ब्राइड के लिए, दुल्हन के लिए। ठीक है, दुल्हन की शादी की ड्रेस तैयार की जा रही है। थर्ड स्टेंजास में हम बात करते हैं सरोजिनी नायडू नाइट की, जो नाइट को रिलेट किया गया है डेथ से यानी कि मृत्यु से। आखिरी स्टेज जो होती है ह्यूमन लाइफ की, डेथ होती है, आदमी बूढ़ा हो जाता है और मरने के लिए तैयार। ठीक है, तो दे वीव अ वाइट श्राउड, है ना, दे वीव अ वाइट श्राउड। तो जो वर्कर्स है वो क्या बुन रहे हैं? वाइट श्राउड यानी कि सफ़ेद कफन, जो किसको रिप्रेजेंट, किसको प्रदर्शित करता है, किसको दर्शाता है कि द एंड ऑफ द लाइफ यानी कि जीवन अब खत्म हो जाएगा, एंड डेथ यानी कि मृत्यु, सिग्निफाइजिंग सोरो एंड फाइनलिटी। ठीक है, जो कि सिग्निफाई किसको दर्शा रहा है? सोरो एंड फाइनलिटी यानी कि दुख और बस अंत, दुख और अंत। ठीक है, तो नाइट जो है डेथ से रिलेट किया गया है और इस डेथ का जो सिग्निफिकेशन है वो है सोरो एंड फाइनलिटी, है ना, दुख और अंत।
तो थ्रू vivid imagery and symbolism, Sachin Naidu beautifully captures the journey of human existence, paralleling it with the artistry of Indian viewers. ठीक है, तो आर्टिस्ट्री जो इंडियन व्यूअर्स जो है, इंडियन व्यूअर्स है ना, इंडियन व्यूअर्स की जो आर्टिस्ट्री है उसको रिलेट किया गया है, उनके काम को रिलेट किया गया है ना, किससे रिलेट किया गया है? द जर्नी ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, द जर्नी ऑफ ह्यूमन लाइफ, है ना। और उसको थ्री स्टेज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट स्टेज क्या होती है? बर्थ, सेकंड स्टेज यूथ, और थर्ड स्टेज क्या होती है? डेथ। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं और एमसीक्यूज कवर करते हैं इससे रिलेटेड सचिन नायडू की लिखी हुई पोएम इंडियन व्यूअर्स पर। सो फ्रेंड्स, एज यू कैन सी MCQs ऑन इंडियन व्यूअर्स बाय सचिन नायडू। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आफ्टर कंप्लीटिंग द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम वी विल कवर सम MCQs based on the poem, and then later we will cover MCQs based on the life and works of Sachin Naidu. तो सबसे पहले हम MCQs कवर करने वाले हैं पोएम के ऊपर। देखते हैं आपकी मेमोरी रिटेंशन कितनी है, आपको कितना समझ में आया। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, MCQs करेंगे लाइफ एंड वर्क्स ऑफ सचिन नायडू। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हाट डू द 3 स्टेजेस ऑफ वीविंग इन पोएम सिम्बोलाइज। जैसा मैंने आपको एट द वेरी बिगनिंग ऑफ द पोएम को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बताया था कि 3 स्टेज वाली पोएम है, 3 स्टेंजाज है इसमें, है ना। और ह्यूमन लाइफ के बारे में बात करी गई है, मनुष्य जाति के बारे में बात करी गई है, कैसे इंसान छोटा बच्चा होता है, फिर जवान होता है, फिर मर जाता है। ठीक है, तो 3 स्टेजेस के बारे में बात करिए। लेकिन एज इट इज़ अब टेक्स्ट की बात करें तो उसमें डे की भी बात करिए। डे माने कि मॉर्निंग की बात करिए, फिर आफ्टरनून की बात करिए, फिर उसके बाद इवनिंग, फिर वो होता है रात, जब इंसान मर जाता है उससे कंपैरिजन किया गया है, नाइट को डेथ से कंपेयर किया गया है। ठीक है, तो व्हाट डू द 3 स्टेजेस ऑफ वीविंग इन द पोएम सिम्बलाइज। तो क्या दर्शाता है? 3 स्टेजेस कौन सी है जो दर्शाती है वीविंग, है ना, ऑफ वीविंग। वीविंग मतलब बुनने की प्रक्रिया। ठीक है, तो डिफरेंसेस ऑफ द ईयर, क्या अलग अलग जो सीज़न होते हैं उस साल के, उनको दर्शाया गया। डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे। अगर मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप टेक्स्ट को एज इट इज़ लेते हैं, और मैंने आपको पोएम में भी बिगनिंग में समझाते वक्त बताया था कि पोएम पूरी सिंबॉलिक बेस्ड है, यानी कि सांकेतिक शब्दों का यूज़ किया गया है, सांकेतिक शब्दों का। अगर आप सांकेतिक शब्दों का यूज़ नहीं समझ पाते तो आप राइट आंसर क्या लगा दोगे? डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे, जो कि इसका कंप्लीटली रॉन्ग आंसर है। ठीक है, the 3 stages of human life, exactly, ये राइट आंसर है, the 3 stages of human life। एंड फोर्थ है the occupation of universe, which is not correct। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन होता है the 3 stages of human life। चलो आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। व्हाट कलर इज़ द क्लॉथ वूवन इन द मॉर्निंग। मैंने आपको बताया था कि आपको क्लॉथ का कलर ज़रूर याद रखना है। अगर क्लॉथ का कलर आपको याद नहीं रहेगा तो आप एग्जाम में क्या कर पाओगे? ठीक है, एग्जाम में आप राइट आंसर नहीं दे पाओगे। ठीक है, तो ब्लू, वाइट, पर्पल एंड गोल्ड एंड रेड। रेड तो बिल्कुल भी इसका कलर बिल्कुल भी पोएम के अंदर नहीं आया है, तो इसको कंप्लीटली एलिमिनेट कर दो। ठीक है, ब्लू आया है, वाइट आया है, पर्पल एंड गोल्ड आया है। ठीक है, पर्पल एंड ग्रीन आया है, गोल्ड भी नहीं आया है। ठीक है, तो अपन बात करें ब्लू की, तो एग्जैक्टली ब्लू की बात की है। मॉर्निंग को फर्स्ट स्टेंजा में अपन देखने को मिलतेगा कि मॉर्निंग जो होता है, मॉर्निंग में जो कलर को बताया गया है फर्स्ट स्टेंजा के अंदर, वो है ब्लू कलर। और ब्लू कलर किसको दर्शाता है बताओ? ब्लू कलर दिखाता है इन्फेंसी एंड प्योरिटी, शुद्धता को। ठीक है, नवजात शिशु होता है वो क्या करता है? नवजात शिशु नई नई चीज़ें सीखता है, नई किरण का उदय होता है। एक नया बच्चा क्या है? नई किरण का उदय है, और क्या है ना। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है, फिर बड़ा होता है, जवान होता है, शादी करता है। ठीक है, तो पहला जो कलर है ना, जो फर्स्ट देखो, तो फर्स्ट कलर इसमें यूज़ किया गया एज अ इन द फॉर्म ऑफ सिम्बोलिज्म। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ सिम्बोलिज्म वो मॉर्निंग को किससे रिलेट किया गया है? ब्लू कलर, है ना। कौन सा कलर है वो? ब्लू कलर। और वाइट कलर तो आपको पता है श्राउड यानी कि कफन का कलर है, तो ये बिल्कुल भी कंप्लीट रॉन्ग आंसर है। ठीक है, पर्पल गोल्ड, तो वो तो पर्पल आपको पता ही है, पर्पल कब यूज़ करते हैं? पर्पल इन कंपैरिजन ऑफ यूथ एंड मैरिज, ठीक है, यूज़ किया गया है। ठीक है, पर्पल जब इंसान जवान होता है तब पर्पल कलर का यूज़ सेकेंड स्टेंजास में बाय सचिन नायडू किया गया है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या बनता है? ब्लू। ठीक है, ब्लू इज द राइट आंसर। व्हाट डज द ब्लू कलर इन द फर्स्ट स्टेंजा सिंबलाइज। ये बोल रहा है कि ब्लू कलर क्या दर्शाता है? अभी मैंने आपको बताया, बताओ। वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी, नॉट एट ऑल। बर्थ एंड न्यू बिगनिंग, एग्जैक्टली। डेथ एंड मॉर्निंग, नॉट एट ऑल। ठीक है, लव एंड पैशन, नॉट एट ऑल। लव एंड पैशन तो आपको पता ही है, जब जवान होता है तब करता है ना, वो कलर ही अलग है, पर्पल एंड ग्रीन है। ठीक है, बर्थ एंड न्यू बिगनिंग, एग्जैक्टली, ये आंसर राइट है आपका, बर्थ एंड न्यू बिगनिंग। ठीक है, ब्लू कलर क्या दर्शाता है? बर्थ एंड न्यू बिगनिंग। डेथ एंड मॉर्निंग, ये मॉर्निंग वो वाली मॉर्निंग नहीं है जिसकी अपन बात करें कि सुबह वाली। ये मॉर्निंग वो है जो इंसान मर जाता है, विलाप करता है, वो वाली मॉर्निंग है। ठीक है, ओके, लेट्स मूव अहेड। फोर्थ क्वेश्चन है, आप देखो,
इन द सेकेंड स्टेंजा व्हाट इज़ द ऑक्यूपेशन ऑफ वीविंग पर्पल एंड गोल्ड क्लॉथ। बताओ यहाँ पे ओकेशन पूछा है, सॉरी ऑक्यूपेशन बोल देता मैंने। व्हाट इज़ द ओकेशन ऑफ वीविंग पर्पल। आप बताओ यहाँ कौन सा ओकेशन कौन सा है, कौन सा क्या चल रहा है यहाँ पे। वेडिंग चल रही है, बेबीज़ बर्थ तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला, क्योंकि मॉर्निंग में अपन ने पढ़ा था कि जब सूर्य उदय द फर्स्ट लाइट ऑफ द सन, ठीक है, द फर्स्ट लाइट ऑफ द मॉर्निंग, उसमें क्या देखने को मिलता है कि छोटा बच्चा होता है ना। तो वो फर्स्ट स्टेज में अपने को देखने को मिलता है कि बच्चा नवजात होता है, प्योरिटी होती है, शुद्धता होती है उसमें, है ना, जॉयफुल होता है, होपफुल होता है, उम्मीदों से भरा होता है। यहाँ पे जो वीविंग पर्पल एंड गोल्ड जो क्लॉथ है वो किसको दर्शाता है, आपको पता है, अ वेडिंग। किसको दर्शाता है, अ वेडिंग, ठीक है। मैंने बताया था शादी को, यूथ एंड मैरिज, है ना। तो वेडिंग समझ में आएगा, रिलेट करना आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन देगा, लेकिन आपको वर्ड की नॉलेज रखनी है। अगर आपका वर्ड पावर अच्छा है तो यू विल डेफिनेटली गिव करेक्ट आंसर। नाउ मूव हैड coming to the fifth question, what literary device is used in why do you weave a garment so gay, why do you weave a garment so gay। अच्छा, इसमें कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज़ किया गया है, बताइए मुझे। मेटाफर, सिम्बली, पर्सोनिफिकेशन, एलिट्रेशन, बताइए। मेटाफर तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया गया है। मेटाफर क्यों नहीं किया गया आपको भी पता है, सो है ना। मेटाफर कंपैरिजन में यूज़ किया गया, और यहाँ पे किसी बात का कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है। कंपैरिजन माने, है ना, दो चीज़ों का कंपैरिजन। क्या इसमें कंपैरिजन हो रहा है, वाई डू यू वीव अ गारमेंट सो गे, ठीक है। सिमिली, बताइए, सिमिली भी यूज़ नहीं हो रहा है। सिमिली में आपको पता है कि सिमिली में लाइक और एज वर्ड का यूज़ करते हुए तुलना की जाती है दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के बीच में, ठीक है। दो या दो से चीज़ों के बीच में तुलना की जाती है। पर्सोनिफिकेशन क्या है, पर्सोनिफिकेशन ये होता है कि किसी भी निर्जीव वस्तु को सजीवता से यूज़ करते हैं। सजीवता यानी जैसे कि ट्रीज आर डांसिंग, क्या ट्री कभी डांस करते हैं, सिर्फ इंसान ही डांस करता है, ठीक है ना। कोई सजीव वस्तु ही डांस करती है ना। जैसे मोर हो गया, मोर भी डांस करता है, ठीक है। तो सजीव वस्तु ही डांस करती है, जैसे इंसान होकर डांस करता है। तो लेकिन ट्री कभी डांस करता नहीं, देख वो दे आर शेकिंग बाय द गस्ट ऑफ द एयर, ठीक है। तो वो उनको हवा का झोंका लग रहा है और वो बिल्कुल पेड़ इधर उधर हिल रहे हैं, तो उनको जो लहलहा रहे हैं उन्हीं को बताया गया है कि वो ट्रीज आर डांसिंग। तो उनको पर्सोनिफिकेशन कर दिया गया है, उनको सजीवता के रूप में, सांकेतिक रूप में दर्शाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया जा रहा है। वाई डू वीव गारमेंट्स हो गे मतलब खुशनुमा, ठीक है। तो गारमेंट कभी खुशनुमा हो सकते हैं क्या, है ना। वाई डू यू वीव, ऐसे तुम कैसे सिलते हो गारमेंट को, सो खुशनुमा, है ना। तो वही बात है, ठीक है। तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया गया है। और एलिट्रेशन की बात करें तो मैंने आपको बताया था, दो या दो से ज़्यादा रिपीटेशंस ऑफ द साउंड्स होते हैं, जैसे कि वेव, वीव, है ना, गारमेंट, गो गारमेंट, है ना, गे गारमेंट। इस तरीके का वर्ड का बैक टू बैक अगर वर्ड यूज़ हो रहा है ना, सिमिलर रिपीटेशंस हो रहे हैं ऑफ द साउंड, है ना, बैक टू बैक वर्ड का, तो वहाँ पे एलिट्रेशन होता है। जैसे कि यहाँ बिल्कुल भी इस लाइन में एलिट्रेशन बिल्कुल नहीं दिख रहा है, यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है। ओके, ऑलराइट, लेट्स मूव टू द सिक्स्थ क्वेश्चन। विच स्टेज ऑफ लाइफ इज रिप्रेजेंटेड बाय द वाइट श्राउड इन द लास्ट स्टेंजा। वाइट श्राउड आपको पता है, वाइट श्राउड यानी कफन है, सफ़ेद कपड़ा, ठीक है। ये यूथ, एडल्टहुड, ओल्ड एज एंड डेथ, आपको ही पता है, ओल्ड एज एंड डेथ को लेकर वाइट श्राउड का यूज़ किया गया है, ठीक है। ओके, राइट आंसर है ओल्ड एज एंड डेथ। सेवन क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पोएम। मेन थीम ऑफ द पोएम क्या है, इंडियन व्यूअर्स की द हार्ड वर्ड, क्या लिखा हुआ, द हार्ड वर्क ऑफ इंडियन व्यूअर्स, द ब्यूटी ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन टेक्सटाइल्स, द साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ, द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। आपको भी राइट आंसर अच्छे से पता है कि द साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ। यहाँ पे इंसान छोटा सा होता है, बच्चा जन्म लेता है, जन्मजात, है ना, नवजात बच्चा होता है, नवजात शिशु, वो जैसे जैसे बड़ा होता है, यूथ, मैरिज करता है, फिर मर जाता है, डेथ। नाइट को कंपैरिजन में लिया गया है इन द कंपैरिजन ऑफ डेथ, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होने वाला है, मेन थीम ऑफ द पोएम क्या होने वाली, द साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ। ओके, हाउ मेनी स्टेंजा डज द पोएम है, आपको पता है, मैंने शुरू में बताया था पोएम के इन द वेरी बिगिनिंग के पोएम में 3 स्टेंजास है। ओके, तो राइट आंसर इज 3 स्टेंजा। what time of the day corresponds to the last stanza। बताओ मुझे, what time of the day corresponds to the last stanza। कौन सा जो डे है वो लास्ट स्टेंजा को correspond करता है किसकी, है ना। कौन सा स्टेंजा जो लास्ट स्टेंजा है, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट। ऑब्वियसली नाइट है ना। मॉर्निंग तो बिगनिंग होता है, आफ्टरनून किसको बताया, यूथ एंड मैरिज को बताया, ठीक है। नाइट इज द लास्ट स्टेंजा ऑफ द डे। ओके, so D is the right answer। Serenade was also known as, Serenade को क्या बोला जाता है, द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, द सन बर्ड ऑफ इंडिया,
है ना, द वॉइस ऑफ द फ्रीडम, द लेडी ऑफ द पोएम्स। तो सरोजिनी नायडू को किस नाम से भी जाना जाता है? द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच कैन बी अपीयर्ड इन योर which can appear in your exam, so give much more attention to this question, it's very important. Okay, 11th question पे आते हैं, what poetic device is used like the plums of the peacock, purple and green। देखो like का यूज़ हुआ है, किसका यूज़ हुआ है? like मतलब जैसे कि, इसका मतलब कहता है जैसे कि, एज का मतलब कहता है जैसे कि, ठीक है। तो ऐसे शब्दों का यूज़ कंपैरिजन, तुलना के लिए यूज़ किया जाता है। तो वहाँ पे लिटरेरी डिवाइस कौन सा होता है आपको भी अच्छे से पता होना चाहिए। सिमली, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको आना चाहिए सिमली। ओके डन। अब 12 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द पोएम फॉलोज अ पैटर्न वेयर ईच स्ट्रेंजर रिप्रेजेंट्स। पोएम फॉलो करती है एक पैटर्न को जहाँ पे हर स्ट्रेंजर को रिप्रेजेंट किया जाता है। डिफरेंट फेस्टिवल इन इंडिया, द changing mood of the viewers, the past, present and future of viewers of different phase of human life, the different phase of human life। यहाँ पे ईच स्ट्रेंजर में आपको देखने को मिलेगा, हर स्ट्रेंजर जैसे चेंज होता है, फर्स्ट से सेकंड पे आते हैं, सेकंड से थर्ड पे आते हैं। तो वहाँ पे आपको ह्यूमन लाइफ का जो फेज़ है ना, पहले इंसान छोटा सा नवजात शिशु होता है, फिर बड़ा होता है, यंग होता है, जवान होता है, फिर बूढ़ा होकर मर जाता है। तो ये 3 फेज़ बताए गए हैं पोएम के अंदर बाय सरोजिनी नायडू। ओके ऑलराइट, चलो 13 क्वेश्चन पे आते हैं। द रिपीटेशन ऑफ द क्वेश्चन वाई डू यू वीव सजेस्ट। ये रिपीटेशन बार बार किया गया है पोएम के अंदर कि वाई डू यू वीव, तुम क्यों बुनते हो, इसका मतलब क्या होता है, ये क्यों यूज़ किया गया है, क्या मतलब बताता है। क्यूरियोसिटी अबाउट द व्यूअर्स वर्क, नॉट एट ऑल। द मोनोटोनी ऑफ देयर लाइफ, नॉट एट ऑल। द पोइट्स एडमायरेशन फॉर इंडियन टेक्सटाइल, नॉट एट ऑल। ये किसी का एडमायरेशन नहीं कर रहे हैं, किसी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, है ना। पोइट जो है सर किसी की प्रशंसा नहीं की। द इम्पोर्टेंस ऑफ कलर्स इन वीविंग, ये भी नहीं हो सकता इसका आंसर। तो सबसे पहले आपको ज़रूर ध्यान नहीं दो। क्वेश्चन नंबर 13 आप देखेंगे द रिपीटेशन ऑफ द क्वेश्चन वाई डू यू वीव सजेस्ट, है ना। तो इस क्वेश्चन के अंदर देखिएगा कि रिपीटेशन हुआ है बार बार पोएम के अंदर कि वाई डू यू वीव। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है क्यूरियोसिटी अबाउट द व्यूअर्स वर्क, कि जो व्यूअर्स जो है, जो बुनने वाले हैं, वो उनकी क्यूरियोसिटी, उनकी चेतना कितनी है ना, उनकी चेतना कितनी है, इसके बारे में बात किया गया है। इसीलिए है ना, वो चेतना माने देखो, पहले वो न्यू बॉर्न बेबी के लिए कपड़े सिलते हैं, है ना, कौन से कलर के? ब्राइट ब्लू, है ना। सेकंड टाइम वो कौन से कपड़े सिलते हैं? पर्पल एंड ग्रीन गोल्ड, ठीक है, इस टाइप के कपड़े सिलते हैं, ठीक है। एंड थर्ड स्टेज में आप देखेंगे तो वो कौन सा कपड़ा सिल रहे होते हैं, कौन सा कपड़ा बुन रहे होते हैं, कौन सा बताइए? वाइट, कौन सा? वाइट, ठीक है। तो क्यूरियोसिटी अबाउट द व्यूअर्स वर्क के बारे में बार बार बात की गई है। वाई डू यू वीव का सजेशन ये होता है। ओके अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द टोन ऑफ द फर्स्ट स्ट्रेंजर। कौन सा जो स्ट्रेंजर जो है बेस्ट डिस्क्राइब करता है टोन ऑफ द फर्स्ट। अच्छा विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टोन ऑफ द फर्स्ट स्ट्रेंजर, है ना। फर्स्ट स्ट्रेंजर को कौन डिस्क्राइब करता है? जॉयफुल एंड होपफुल, ऑब्वियसली जॉयफुल एंड, छोटा बच्चा होता है वो कैसा होता है? जॉयफुल एंड होपफुल, उम्मीदों से भरा होता है, ठीक है। तो इसकी बात करिए। मॉर्निंग, है ना, क्या लिखा? मॉर्नफुल एंड सैड, दुखी बिल्कुल भी नहीं है ना। एंग्री एंड रिबेलियस भी नहीं है। कन्फ्यूज्ड एंड अनसर्टन। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, जॉयफुल एंड होपफुल, ठीक है, ये आपका आंसर होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। व्हाट डज द वाइट एज द फीदर एंड वाइट एज द क्लाउड सिग्निफाई। ये वाइट एज अ फीदर मतलब सफ़ेद के साथ पंखों जैसा, एंड वाइट एज अ क्लाउड यानी कि बादलों जैसा, वाइट के साथ सफ़ेद के साथ बादलों जैसा, ये क्या दर्शाता है? प्योरिटी एंड पीस, सेलिब्रिटी एंड फेस्टिवल, स्ट्रेंथ एंड विजडम, सोरो एंड स्ट्रगल। ये प्योरिटी एंड पीस को दर्शाता है। सिग्निफाई किसको दर्शाता है? प्योरिटी एंड पीस। ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। वाइट एंड एज अ फीदर एंड वाइट एज अ क्लाउड किसको सिग्निफाई यानी दर्शाता है किसको है? प्योरिटी एंड पीस को। क्वेश्चन नंबर 16 देखो। द व्यूअर्स इन द पोएम कैन बी सीन एज अ मेटाफर फॉर, ठीक है। द व्यूअर्स इन द पोएम कैन बी सीन एज अ मेटाफर फॉर, ठीक है। तो व्यूअर जो हैं, जो बुनने वाले हैं, वो पोएम के अंदर देखे जाते हैं एज अ मेटाफर। किसके लिए? आर्टिस्ट हु क्रिएट ब्यूटी, द जर्नी ऑफ लाइफ फ्रॉम बर्थ टू डेथ। एग्जैक्टली, द जर्नी ऑफ लाइफ फ्रॉम बर्थ टू डेथ। ये मेटाफर का यूज़ किया गया है व्यूअर्स को, है ना, इन द पोएम। ओके तो राइट ऑप्शन इज द बी आंसर। अपने को पता होना चाहिए, आपने तो पोएम पढ़ रखी है। वी मस्ट नो द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, ओके, क्योंकि वी हैव गॉन थ्रू थॉरली द पोएम। ओके 17 क्वेश्चन है, देखो 17 क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज़ द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम। ये तो आपको बताया है। राइमिंग स्कीम क्या यूज़ हुई है? ए ए बी बी, ए ए बी बी,
ठीक है, मैं आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि कई बार मैंने रिपीट किया आपकी पोएम को पढ़ाते वक्त, अज्यूम करवाया आपको कि राइमिंग स्कीम सबसे पहले बात करिए कि राइमिंग स्कीम पोएम के अंदर क्या है। ठीक है, तो कौन सी राइमिंग स्कीम? ए बी बी। राइट आंसर इज़ बी। द मैंशन ऑफ द डॉन डस्क एंड नाइट सिग्निफाई, जो मेंशन किया गया है, जो जिक्र किया गया है डॉन का यानी फर्स्ट लाइट ऑफ द मॉर्निंग, डस्क यानी आपको पता ही है, एंड नाइट, डस्क का मतलब पता है, जब हम इवनिंग की तरफ शिफ्ट होते हैं तब वो डस्क होता है। ठीक है, एंड नाइट, नाइट इन रात को क्या दर्शाता है यहाँ पे, ये चीज़ क्या दर्शाती है बताओ मुझे। द वीवर्स डेली रूटीन, द पैसेज ऑफ द टाइम इन ह्यूमन लाइफ, एग्जैक्टली द पैसेज ऑफ टाइम इन ह्यूमन लाइफ, है ना, जो समय का जो चक्र चल रहा है, समय का जो चक्र चल रहा है इंसान की ज़िंदगी में, उसी को दर्शाता है, उसी का जिक्र किया गया है थ्रू डॉन डस्क एंड नाइट। ओके, राइट आंसर इज़ बी। ठीक है, गलत आंसर पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, राइट आंसर अपने को पता है। हाउ डज़ द मूड चेंज फ्रॉम द फर्स्ट स्टिंजा टू द लास्ट? हाउ डज़ द मूड चेंज फ्रॉम द फर्स्ट स्टिंजा टू द लास्ट? तो आप बता सकते हैं फ्रॉम सैडनेस टू जॉय, फ्रॉम होप टू डिस्पेयर, फ्रॉम एनर्जी टू स्टिलनेस, फ्रॉम मिस्ट्री, है ना, मिस्ट्री टू क्लैरिटी। तो बताओ मुझे, मूड जो चेंज हो रहा है फ्रॉम द फर्स्ट स्टिंजा टू द लास्ट, वो किस तरीके से? फ्रॉम सैडनेस? नो नॉट एट ऑल, सैडनेस तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपको पता है छोटा बच्चा होता है वो कैसा होता है, एनर्जी से भरा होता है ना, और उसमें बहुत सारी आशाएं होती है ना। तो बताओ मुझे, फ्रॉम होप टू डिस्पेयर ये भी नहीं हो सकता, फ्रॉम एनर्जी टू स्टिलनेस, एग्जैक्टली फ्रॉम एनर्जी, जैसे उस जो बच्चा पौधा भी हो उसको पानी देते हैं तो उसमें एनर्जी आती है, जब वो मतलब सड़ रहा होता है, गिरने वाला होता है, या किसी वजह से वो मतलब ख़त्म होने वाला होता है, तो उसमें स्टिलनेस मतलब कि अब ख़त्म है वो। जैसे कि अपनी बॉडी, जैसे कि अपन पैदा हुए थे तो अपनी बॉडी कितनी छटपटाहट थी, ठीक है, जैसे अपन मरे, स्टिलनेस यानी कि शांति, एकदम शांति आ गई, शांति, है ना। ठीक है, तो इसी के बारे में बात की गई है। तो मूड जो चेंज हो रहा है कहाँ से? एनर्जी से स्टिलनेस की तरफ। ठीक है, तो राइट आंसर अपना क्या हुआ? सी। क्वेश्चन नंबर 20 में आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द थीम ऑफ इंडियन व्यूअर्स, है ना, बेस्ट डिस्क्राइब द थीम इंडियन व्यूअर्स की क्या है, ये तो आपको पता होना चाहिए। द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, नॉट एट ऑल। द ब्यूटी ऑफ हैंडमेड टेक्सटाइल, नॉट एट ऑल। द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ लाइफ एंड डेथ, एंड द चैलेंजेस फेस्ड बाय द इंडियन व्यूअर्स। द चैलेंजेस तो किसी बात नहीं कही, कोई चैलेंज वगैरह नहीं थे इंडियन व्यूअर्स, इस पोएम के अंदर कोई किसी भी तरह का जिक्र नहीं है। तो यहाँ पे द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ लाइफ एंड डेथ, ठीक है, यानी कि जीवन और मृत्यु के बारे में बात कही गई है बाय सरोजिनी नायडू, ठीक है, इस पोएम के अंदर। तो इस थीम क्या होने वाली है? लाइफ एंड डेथ। ठीक है, डन। अब आना आगे, चलो ये आपके क्वेश्चंस खत्म हो गए एमसीक्यूज़, और आई होप आपने बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। अब अपन जंप करते हैं एमसीक्यूज़ बेस्ड ऑन दी लाइफ एंड वर्क्स ऑफ सरोजिनी नायडू। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आफ्टर कंप्लीटिंग द एमसीक्यू बेस्ड ऑन दी पोएम, वी विल कवर द एमसीक्यू बेस्ड ऑन द लाइफ एंड वर्क्स ऑफ सरोजिनी नायडू। तो सरोजिनी नायडू से रिलेटेड उनके लाइफ एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं, आपको दिखाई पड़ सकते हैं, तो उनको भी कवर करना बहुत ही ज़रूरी है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज सरोजिनी नायडू बॉर्न? कब जन्म हुआ था सरोजिनी नायडू का? 1879 में। कब हुआ था? 1879, जो कि आपको पता होना चाहिए। सरोजिनी नायडू वॉज द फर्स्ट वुमन टू बिकम, सरोजिनी नायडू कौन थी जो पहली महिला बनी थी? ये आपको पता होना चाहिए, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट, the president of the United Nations, the speaker of the Lok Sabha, the governor of the Indian state is the right answer, है ना। गवर्नर बनी थी, राज्यपाल बनी थी सबसे पहले, है ना, इस एक इंडियन स्टेट की, है ना, भारतीय राज्य की एक राज्यपाल बनी थी, है ना, गवर्नर बनी थी, है ना, सरोजिनी नायडू। फर्स्ट वुमन थी वो, क्या थी? पहली महिला। ठीक है, तो वो क्या बनी थी ये भी आपको पता होना चाहिए। विच स्टेट डिड सरोजिनी नायडू सर्व एज ए गवर्नर? कौन सी स्टेट की बनी थी गवर्नर, बताओ। वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या गुजरात? द राइट आंसर इज़ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की पहली गवर्नर बनी थी कौन? सरोजिनी नायडू, पहली महिला जो गवर्नर बनी थी अपने इंडिया की, है ना, किसी राज्य की, वो थी सरोजिनी नायडू। और कौन से राज्य की थी? उत्तर प्रदेश की। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पोएट्री कलेक्शन बाय सरोजिनी नायडू? कौन सा कलेक्शन है जो पोएट्री कलेक्शन नहीं है सरोजिनी नायडू के, है ना? देखो, गोल्डन थ्रेशोल्ड, द ब्रोकन विंग, गीतांजलि, द बर्ड ऑफ द टाइम। ठीक है, द बर्ड ऑफ टाइम। सबसे पहले यहाँ इस एमसीक्यूज़ को देखते हुए अपने दिमाग के अंदर क्या आना चाहिए? एलिमिनेशन मेथड। एक एलिमिनेशन मेथड होती है जिसमें अपन को जो रॉन्ग होता है उसी को चूज़ करना होता है, बाकी सब सही है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी एक पोएट्री कलेक्शन है जो सरोजिनी नायडू के पोएम्स में नहीं आती है? ठीक है, तो पोएट्री कलेक्शन में नहीं आती है। तो गीतांजलि आपको पता ही है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखी है। और जब बात करते हैं हम रविन्द्रनाथ टैगोर जी की, ठीक है,
तो ये भी बात कर लेते हैं कि उन्हें लिटरेचर अवार्ड मिला था, किस वर्क के लिए मिला था, वो भी गीतांजलि के लिए मिला था। अच्छा मुझे बताइए कि रविन्द्रनाथ जी टैगोर जो हैं उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था, कौन सी ईयर में मिला था, कोई बता सकता है? राइट इन द कमेंट बॉक्स। अगर नहीं बताया तो फिर भी मैं बता देता हूँ। 1913 यानी कि 1913 में उनको पहली बार, है ना, फर्स्ट टाइम इन द लिटरेचर, है ना, इन द लिटरेचर फील्ड, the person who was the first one to receive the Nobel Prize in the literature was रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर पहले इंसान थे जिन्होंने लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ मिला था। ठीक है, चलो तो यहाँ राइट आंसर क्या हो गया? सी, गीतांजलि। ठीक है, जो पोएट्री कलेक्शन में नहीं आती है सजनू नायडू के। ठीक है, बाकी ये तीनों के तीनों आपको याद होना चाहिए कि गोल्डन थ्रेशोल्ड, द ब्रोकन विंग एंड द बर्ड ऑफ द टाइम, ये तीनों के तीनों सजनू नायडू के पोएट्री कलेक्शन में आती है। सजनू नायडू इज़ पॉपुलर नोन है। सजनू नायडू को किस नाम से ज़्यादातर ना जाना जाता है, लोकप्रिय किस नाम से है? तो आपको पता ही है, द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। अच्छा, ये नाम किसने दिया था ये भी आपको पता होना चाहिए। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया नाम किसने दिया था उन्हें, है ना? तो ये भी क्वेश्चन आपके आएगा। हु गेव सजनू नायडू द टाइटल नाइटिंगेल ऑफ इंडिया? सजनू नायडू को टाइटल किसने दिया था ये नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का? महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो ये जो टाइटल देने वाले हैं, है ना, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सजनू नायडू को, वो थे महात्मा गांधी। कौन थे? ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, महात्मा गांधी। फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 27 की, विच गवर्नमेंट डिड सजनू नायडू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन? कौन से मूवमेंट, कौन से आंदोलन में सजनू नायडू ने एक्टिवली, सक्रिय रूप से भाग लिया था? क्विट इंडिया मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ऑल ऑफ दिस। ध्यान रखिए, अगर नाम महात्मा गांधी ने दिया है तो उनके मूवमेंट यानी कि गांधी जी के द्वारा चलाए गए आंदोलन में भी शामिल ज़रूर होगी, है ना, तभी जान पहचान होगी, तभी तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया बोला गया किसको? सरोजिनी नायडू को, बाय महात्मा गांधी। ठीक है, तो बताइए मुझे इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। सारे के सारे जो मूवमेंट हैं, जितने भी आंदोलन हुए, उनमें सरोजिनी नायडू की सक्रिय हिस्सेदारी, भागीदारी थी। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 आते हैं, देखते हैं। सरोजिनी नायडू प्लेड अ की रोल इन विच फेमस इवेंट इन 1930? ठीक है, सरोजिनी नायडू ने एक की रोल प्ले किया था, है ना, मुख्य भूमिका निभाई थी। इन विच फेमस इवेंट, कौन से ऐसा वो इवेंट, कौन सी वो घटना थी, कौन सा वो वाकया था, है ना, कौन सा, जिसमें 1930 में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी? जालियांवाला बाग मैस्कर, यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, है ना, दांडी मार्च, सिमन कमीशन प्रोटेस्ट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, दांडी मार्च। दांडी मार्च यात्रा वॉज इनिशिएटेड बाय दी महात्मा गांधी। ठीक है, बाय महात्मा गांधी, उसी में उन्होंने अपनी मुख्य भूमिका निभाई थी। ओके, सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, दांडी मार्च। क्वेश्चन नंबर 29 पर आते हैं। व्हाट वाज सरोजिनी नायडूज कंट्रीब्यूशन टू इंडिया पॉलिटिक्स? तो सरोजिनी नायडू का क्या योगदान रहा भारतीय राजनीति में, है ना, भारतीय राजनीति में क्या योगदान रहा उनका? तो शी वॉज द फर्स्ट फीमेल कांग्रेस प्रेसिडेंट? नहीं, ये तो बिल्कुल भी एकदम लगता है कि नहीं हो सकता राइट आंसर, क्योंकि आपके दिमाग में सबसे पहले आता है कि गवर्नर बनी थी, है ना। तो गवर्नर जनरली वही बनते हैं जो ज़्यादा पॉलिटिक्स में एक्टिव नहीं होते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली रहते हैं, लेकिन किसी को पता नहीं होता है। ठीक है, शी ड्राफ्टेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये बिल्कुल नहीं होता। इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको कौन सी मेथड यूज़ करना होती है? जैसा मैंने आपको बताया, एलिमिनेशन मेथड। तो ड्राफ्टेड, उन्होंने किसी भी तरीके का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट नहीं किया। शी फाउंडेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये बिल्कुल भी राइट आंसर नहीं है। शी वॉज द इंडिया फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, ये तो बिल्कुल नहीं सही है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू है इंडिया प्राइम मिनिस्टर, है ना, इंडिया फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, और अगर लेडी की भी बात करें तो इंदिरा गांधी है फर्स्ट लेडी टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो देखो, ऑप्शन डी इज़ एलिमिनेटेड, ऑप्शन सी इज़ एलिमिनेटेड, ऑप्शन बी इज़ एलिमिनेटेड, तो बचता क्या है? ऑप्शन ए। तो शी वॉज द फर्स्ट फीमेल कांग्रेस प्रेसिडेंट, जो पहली भारतीय, है ना, कांग्रेस प्रेसिडेंट, यानी कि, और है ना, कांग्रेस प्रेसिडेंट बनी थी। ठीक है, अध्यक्ष बनाया गया था, है ना, किसका? कांग्रेस का। ठीक है, और ये फीमेल कैटेगरी में बात करते हैं, मेल कैटेगरी की बात नहीं कर रहे हैं, फीमेल कैटेगरी की, यानी कि महिला वर्ग में वो पहली कांग्रेस की अध्यक्ष यानी कि प्रेसिडेंट बनी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। सरोजिनी नायडूज पोएट्री इज नोन फॉर इट्स थीम्स फॉर।
ठीक है। तो सचिन नायडू की जो पोइट्री होती है वो उनकी क्या थीम होती है, नेचर, लव, पेट्रोइट है ना, पेट्रोइटिज्म, वॉर एंड पॉलिटिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मैथोलॉजी एंड हॉरर। देखो मैथोलॉजी एंड हॉरर तो बिल्कुल भी नहीं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करते वो भी नहीं, वॉर एंड पॉलिटिक्स ये भी नहीं, वॉर की बात नहीं करती है सचिन नायडू। उन सचिन नायडू की पोइट्री हमेशा नेचर, लव एंड पेट्रोइटिज्म यानी कि देशभक्ति के लेकर बेस्ड होती है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। इन विच ईयर डिड सरोजिनी नायडू पास अवे? इन विच ईयर डिड सरोजिनी नायडू पास अवे? कौन से ईयर में है ना सरोजिनी नायडू की मृत्यु हो जाती है? तो 1947, 1949, 1950, 1951। तो आंसर बी इज़ द राइट आंसर, 1949। 1949 में उनकी मृत्यु हो जाती है, यानी कि आज़ादी के जस्ट 2 साल बाद। कैसे याद रखोगे? सचिन नायडू आज़ादी के जस्ट 2 साल बाद, यानी कि 1947 के बाद है ना उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। वेयर डिड सचिन नायडू पास अवे? कहाँ पे उनका वो मृत्यु को प्राप्त हुए, कहाँ पे वो है ना? तो देखो लखनऊ, हैदराबाद, दिल्ली, कोलकाता। तो राइट आंसर है ए, लखनऊ में उनकी मृत्यु हुई, ठीक है। जैसे कि आपको पता ही है उत्तर प्रदेश की पहली गवर्नर महिला है ना, कौन थी? सरोजिनी नायडू। और कैसे रिलेट करोगे आप? उत्तर प्रदेश की राजधानी यानी कि कैपिटल क्या है? लखनऊ है। वेरी इजी, ऐसे रिलेट करके आपको याद करना है ना। सरोजिनी नायडू की यानी कि कब उनकी डेथ हुई, तो कैसे याद रखोगे? 1949 यानी कि आज़ादी के जस्ट 2 साल बाद। ऐसे लिंक करके आप याद रखोगे तो ज़्यादा आपकी मेमोरी रिटेंशन बढ़ेगी, है ना, आपकी मेमोरी रिटेंशन की ग्रोथ होगी, ठीक है। अब बात करें अपन क्वेश्चन नंबर 33 की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सचिन नायडू इज अ ट्रू? कौन सा स्टेटमेंट है जो सचिन नायडू के बारे में सत्य कहा गया है, ट्रू है वो, है ना? शी वॉज अ साइंटिस्ट एंड मैथमेटिशियन, नॉट एट ऑल। शी वॉज एन एक्टिविस्ट, पोएट एंड पॉलिटिशियन, ये ऑफकोर्स ये पॉसिबल लग रहा है, क्यों नहीं लगता है? शी वॉज ओनली नोन फॉर हर पोएट्री, नहीं ऐसी बात तो नहीं है, क्योंकि गवर्नर बनी थी तो ऑब्वियसली पॉलिटिक्स में तो थोड़ी बहुत इन्वॉल्व होगी ही। शी नेवर हेल्ड एनी पॉलिटिकल ऑफिस, यह ऐसी बात तो नहीं, पॉलिटिकल ऑफिस तो बिल्कुल था, क्योंकि गवर्नर थी तो ऑब्वियसली पॉलिटिकल ऑफिस तो होगा ही सही, हाँ। तो राइट आंसर क्या लगता है आपको? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। शी वॉज एन एक्टिविस्ट, है ना, वो एक एक्टिविस्ट थी, पोइट थी और पॉलिटिशियन भी थी। क्वेश्चन नंबर 34 पे आ जाते हैं। व्हाट इंस्पायर्ड सचिन नायडू टू राइट पोइट्री? किस चीज़ ने सचिन नायडू को इंस्पायर किया, प्रेरित किया पोइट्री लिखने को लेकर? पोइट्री लिखने, है ना। तो पोइट्री लिखने के लिए सचिन नायडू को प्रेरित करने वाले देखो, ब्रिटिश लिटरेचर एंड इंडियन फोकलॉर, ओनली इंडियन मैथोलॉजी, ओनली वेस्टर्न पोइट्री, साइंस एंड मैथमेटिक्स। कौन सा ऑप्शन आपको ज़्यादा प्रोबेबल राइट लगता है? बताओ मुझे। संभवतः किसकी लगती है आपकी? संभवतः कौन सा सही हो सकता है? देखो ओनली इंडियन मैथोलॉजी मुझे नहीं लगता, ओनली वेस्टर्न पोइट्री ये भी नहीं लगता। आपको कौन सा लगता है? मुझे ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो ब्रिटिश लिटरेचर एंड इंडियन फोकलॉर इज़ द राइट आंसर, ठीक है। ये फोकलोर क्या होता है? जो लोकप्रिय होते हैं ना, लोकप्रिय गीत जो कस्बों में बसते हैं, छोटे शहरों में बसते हैं, या राजस्थान में चले गए कहीं पे, वो फोकलोर करते हैं, जैसे कि गीत गाते हैं, उनको बोला जाता है, ठीक है। तो इंडियन फोकलोर ने सचिन नायडू को प्रेरित किया कि पोइट्री करना चाहिए। और ऑब्वियसली सचिन नायडू बहुत बड़ी लिखी थी, तो उन्होंने ब्रिटिश लिटरेचर को भी खूब खासा पढ़ा, इसीलिए वो इंस्पायर हुए और उन्होंने पोइट्री लिखना शुरू की, ठीक है। सचिन नायडू वॉज एन एडवोकेट फॉर, सचिन नायडू जो इन्हें, अच्छा बताओ किसके लिए एडवोकेट थे वो? विमेंस राइट्स एंड एजुकेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, मिलिट्री एक्सपेंशन, ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। वुमेंस राइट एंड एजुकेशन, वो महिला के अधिकारों की बात करती थी और उनकी एजुकेशन यानी कि शिक्षा की बात करती थी। तो उन्होंने इस चीज़ को लेकर बढ़ावा दिया, किसको? वुमेंस राइट यानी कि जो महिलाओं की जो अधिकार हैं और उनकी शिक्षा को लेकर उन्होंने खासा जोर दिया है और बढ़ावा भी दिया है, ठीक है। तो वो इन चीज़ों को एडवोकेट करती थी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं अपन। सचिन नायडूज राइटिंग स्टाइल इज़ नोन फॉर इट्स, सचिन नायडू की जो राइटिंग स्टाइल है वो क्या है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उनकी राइटिंग स्टाइल को लेकर कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाता है। कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक थ्योरी, है ना, complex scientific theories, vivid imagery and musical equality, political speeches only, या short stories and essays। उनकी राइटिंग स्टाइल क्या थी? आप गेस कर सकते हैं? पोएम को रीड करने के बाद आप क्या गेस कर सकते हैं? विविड इमेजरी एंड म्यूजिकल क्वालिटी। मुझे तो यही आंसर लग रहा है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एग्जैक्टली, उनकी राइटिंग स्टाइल थी वो विविड इमेजरी, वो है ना हर चीज़ों को इमेजिन करते थे। अब ये पोएम पढ़ी अपनों ने इंडियन व्यूअर्स, उसमें क्या किया गया है? सिंबॉलिज्म को खूब खासा यूज़ किया गया है और इमेजरी को भी खूब खासा यूज़ किया गया है ना। जैसे जैसे बताया जाएगा, देखो नाइट, वो क्या बोलते हैं उसे, हाँ,
किंगफिशर को कंपैरिजन किया गया है ना, फॉर दी गुड वाइब्स एंड गुड टाइम्स, ठीक है ना। तो इस तरीके की बातें सरोजिनी नायडू अपने राइटिंग स्टाइल में करती है ना। और देखो कपड़े के कलर को लेकर भी उन्होंने खूब सिंबलिज्म यूज़ किए गए है ना, लिटरेरी डिवाइसेस, मेटाफर, सिमिलीज, है ना। तो उनकी राइटिंग स्टाइल में विविड इमेजरी है ना एंड म्यूजिकल क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 37 पर आ जाते हैं। हु वॉज सरोजिनी नायडूज हस्बैंड? सरोजिनी नायडू के हस्बैंड कौन थे? ये थे मुथैला गोविंदरा जुलू नायडू, है ना, जुलू नायडू, है ना, मुथैला गोविंदरा जुलू नायडू, ठीक है, इज द नेम ऑफ द हर हस्बैंड, ठीक है। सरोजिनी नायडूज पोएम वर हैविली इन्फ्लुएंस्ड बाय, है ना। तो सरोजिनी नायडू की जो पोएम्स है हैविली इन्फ्लुएंस्ड, सबसे ज़्यादा प्रभावित किससे थी बताओ? रोमांटिसिज्म एंड इंडियन कल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ग्रीक मैथोलॉजी ओनली, या प्योरली पॉलिटिकल थीम्स? तो उनकी आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी कि उन्होंने किस पोइट्री लिखने को लेकर वो किससे प्रेरित थी? तो ब्रिटिश लिटरेचर एंड इंडियन फोकलॉर, जो भारतीय लोकप्रिय गीत होते हैं ना, उन्होंने उनको प्रेरित किया कि पोइट्री लिखनी चाहिए। तो आपका आंसर थोड़ा आपको गेस करना है कि राइट आंसर क्या हो सकता है। इंडियन कल्चर आ गया, मतलब समझ गए आप, ठीक है। तो सरोजिनी नायडू की पोएम जो थे वो ज़्यादातर प्रभावित हैविली इन्फ्लुएंस्ड बाय किससे थी? रोमांटिसिज्म एंड इंडियन कल्चर। क्वेश्चन नंबर 39 पर आते हैं। विच फेमस लीडर वर्कड क्लोजली विद सरोजिनी नायडू ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल? तो जब आज़ादी के लिए जो संघर्ष चल रहा था, है ना, तो सरोजिनी नायडू के साथ सबसे ज़्यादा किस लीडर ने सबसे ज़्यादा काम किया, है ना? विच फेमस लीडर वर्कड क्लोजली बोथ, है ना। तो देखो सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो ये जितने भी आपको दिख रहे हैं फ्रीडम फाइटर्स, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, इन सभी ने, है ना, सरोजिनी नायडू के साथ काम किया हुआ है, ठीक है। और इतना तो हम गेस कर ही सकते हैं, महात्मा गांधी ने सरोजिनी नायडू को एक नाम दिया था, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट वाज सरोजिनी नायडूज रोल इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? सरोजिनी नायडू का रोल क्या था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में? शी बाइकॉटेड देम, शी रिप्रेजेंटेड इंडियन वीमेन एंड स्पोक फॉर इंडिपेंडेंस। सब ये आंसर सही लग रहा मुझे, रिप्रेजेंटेड इंडियन वीमेन। जैसे कि हमने बात की थी कि सबसे ज़्यादा अगर किसी मुद्दे को उन्होंने उठाया है ना, सरोजिनी नायडू ने, तो वो कौन था? वीमेन राइट्स। कौन से मुद्दे थे वो? वीमेंस राइट एंड एजुकेशन। तो मुझे थोड़ा बहुत ये लग रहा है कि ये आंसर सही हो सकता है। शी वॉज नॉट इन्वॉल्व इन दैम, नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता। शी सपोर्टेड ब्रिटिश रूल, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो आंसर बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। ऐसे आपको गैस यानी कि अंदाज़ा लगाना है। आपका जो एलिमिनेशन मेथड है वो तगड़ी होनी चाहिए, इंटेलेक्चुअल गैस एकदम तगड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। चलो इस तरीके से आपके एमसीक्यूज ख़त्म होते हैं, है ना, सरोजिनी नायडू को लेकर, उनके लाइफ एंड वर्क्स को लेकर, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।